कश्मीर में हिजबुल के कमांडर रियाज नायकू के एनकाउंटर के बाद आतंकी दहशत में है। दहशतगर्दों के आका हैरान परेशान है, फूट फूट कर रो रहे हैं। खबर यह है कि रियाज के मारे जाने की खबर सुनकर दहशतगर्द रियाज नायकू के एनकाउंटर के बाद दहल गए हैं और दहशतगर्दों के आका फूट फूट कर रो रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन ने माना, कश्मीर में हिंदुस्तानी फौज का पलड़ा भारी। रियाज नायकू के मारे जाने से गहरा सदमा लगा है, सैयद सलाहुद्दीन का कहना है। तो दहशतगर्दों के आका फूट फूट कर रो रहे हैं रियाज नायकू के मारे जाने के बाद से, और जिस तरह से इन्होंने कश्मीर में दहशतगर्दी का एक पूरा साम्राज्य बना रखा था उसका बुरी तरह से खात्मा किया जा रहा है। पहले बुरहान वानी, उसके बाद रियाज नायकू और अब जो उसकी जगह लेगा उसका भी मारा जाना तय है। ऐसे में आतंकियों के आका जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं फूट फूट कर रो रहे हैं। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, इसी खबर पर उनसे बात करेंगे। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, पाकिस्तान में दहशतगर्दों के आकाओं को अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निपटा जाए। जिस तरह से आर्टिकल 370 हटने के बाद जो मुहिम चली है हिंदुस्तानी फौज की और जिस तरह से सफाया किया जा रहा है मिलिटेंट्स का, दहशतगर्दों का, उससे बौखला गए हैं ये लोग और समझ से बाहर है इनके कि अब किया क्या जाए, इसलिए रो रहे हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। देखिए, धीरे धीरे इनको हकीकत समझ आ रही है। यही सैयद सलाहुद्दीन 24 घंटे पहले चिल्ला रहा था कि अब चिंगारी फटकेगी और वहां पर आग लग जाएगी। कोई ना आग लगी ना कोई चिंगारी फटी। उसको मालूम है कि सेना का पलड़ा बहुत भारी है, सुरक्षा बलों का पलड़ा बहुत भारी है। अब तो सैयद सलाहुद्दीन को अपनी जान पर पड़ी है, वो अपनी बिल में घुसा हुआ है कि वहां पर भी उसको ढूंढ के ना मार दिया जाए। जो आका पाकिस्तान में बैठे हैं उनको अपनी फिक्र लग रही है, क्योंकि धीरे धीरे जितने भी कमांडरों की लिस्ट थी खासकर घाटी के अंदर वो तो खत्म हो चुके हैं जी। रियाज नायकू और आते हुए सफला मीर एक बच गया है जिसका भी जल्दी खात्मा हो जाएगा। तो इसलिए ये हकीकत इनको नजर आ रही है, और जब हकीकत नजर आती है, जब आईना सामने नजर आ रहा है इनको, तो अब इस प्रकार की बयानबाजी जो है वो देना शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, इनके वीडियो जारी हो रहे हैं। कुछ वीडियो में इनके लोग फूट फूट कर रोते हुए नजर आते हैं। ये वही लोग हैं जो ऑपरेट करते थे और आर्टिकल 370 हटने के पहले जो माहौल था यहाँ भी उनके लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले लोग थे जो या तो इस वक्त जेलों में हैं या फिर नजरबंद हैं। ऐसे में अब कहीं कोई ठोर ठिकाना नहीं है, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है और अब सिर्फ चुन चुन कर मारा जा रहा है या फिर उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। वो नहीं करते हैं, हथियार उठाते हैं तो उनको बख्शा नहीं जा रहा है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि अब किया क्या जाए। जिस हक के खुदराजी की जद्दोजहद ये कहा करते थे मुबैना तौर पर, जिसे वो अब पूरी तरह से दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई है। देखिए, ये कहना तो अतिशयोक्ति होगी कि अभी इन पर लोकल सपोर्ट नहीं है। लोकल सपोर्ट है लेकिन बहुत कम है जी। कई लोग ऐसे हैं जो की मदद कर रहे हैं और इसीलिए क्योंकि लोकल सपोर्ट है इसलिए दहशतगर्दी अब तक चल रही है। हाँ, जल्द ही लोकल सपोर्ट भी खत्म होगी, दहशतगर्दी खत्म होंगे और जो अमन बहाली का सिलसिला शुरू किया था 31 अक्टूबर के बाद कश्मीर के अंदर, वो अभी हमें नजर आ रहा है कि वक्त आने वाला है कि जब आप अमन बहाली जो है वो हो जाएगी। बिल्कुल, अमन व अमान की तरफ बढ़ रहा है कश्मीर और आम कश्मीरी भी चाहता है इस खून खराबे से निजात और वो भी चाहता है कि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो। आर्टिकल 370 हटने के बाद थोड़ा बहुत लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, मुखालफत, लेकिन अब चीज़ें एकदम बदल गई हैं। अब जम्मू कश्मीर के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि ये सब उनके लिए बेहतर हुआ और यही बात दहशतगर्दों को, मिलिटेंटों को और इनको ऑपरेट करने वाले जो पाकिस्तान में बैठे हैं उन्हें सख्त नागवार गुजर रही है। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान के लिए तो खरो और मरो की हालत पहुंच गई है। तो पाकिस्तान को मालूम है कि वैसे ही कश्मीर उसके हाथ से निकलता जा रहा था। अगर इस संघर्ष, इस गर्मियां हैं, अगर यहाँ पर भारतीय सेना का पलड़ा जिस तरह का हावी रहा और आतंकियों का एक के बाद एक सफाया होता रहा, तो पाकिस्तान की भी जो थोड़ी बहुत यहाँ पर पहुंच रह गई है वो भी खत्म होने वाली है। और पाकिस्तान इसी बौखलाहट से, इसी डेस्परेशन के कारण आपने देखा किस प्रकार बार बार सीज़फायर वायलेशन कर रहा है, अपने सिविलियंस को मार रहा है, कोशिश कर रहा है कि दरअंदाजी करके ज्यादा से ज्यादा दहशतगर्दों को कश्मीर के अंदर घुसाया जाए। यही नहीं, पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी के कुछ कैंप स्टार्ट कर दिए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वहां से कुछ दहशतगर्द यहाँ भेज सके।
तो पाकिस्तान तो अभी भी पूरी तरह से लगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त करो या मरो की स्थिति में है। बिल्कुल करो या मरो की हालत में है। एक तरफ कोरोना की वबा पूरी दुनिया में फैली है, पूरी दुनिया इससे निपट रही है, परेशान हो रही है, सभी मुल्क अपने अपने ढंग से इससे निपट रहे हैं, कोई रास्ता भी नहीं दिखता है सीधे तौर पर। ऐसे में भी पाकिस्तान अपनी इस तरह की हरकत से बाज नहीं आ रहा है, वहाँ पर भी फ़ायदा उठा करके फिर मिलिटेंटों को भेजना, उन्हें मरवाना। उनके लोग किसी भी हालत में सुधरने वाले लोग नहीं है, ये कौम ही सुधरने वाली नहीं है। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना की महामारी तो है ही है, उसके अलावा भूखमरी इतनी ज्यादा है कि लोग वहां पहले भूख से मर रहे थे, अब तो भूखमरी और कोरोना से मर रहे हैं। सरकार वहां पर टोटल नाकाम हो चुकी है, टोटल फेल हो चुकी है। सिविलियन सरकार जो है उसकी कहूंगा लगाम है वो सेना के हाथ में है। सेना की मनमर्जी वहां पर चल रही है, और सेना की जब मनमर्जी चलती है देश के अंदर तो आम शहरी या आम नागरिक का कोई भला नहीं सोचता है। फौज तो सिर्फ अपना ही भला सोचती है। तो भी पाकिस्तान की फौज जो कि पाकिस्तान का 3/4 बिजनेस जिसके हाथ में है, तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात कितने बुरे हैं। और क्योंकि पाकिस्तान की फौज को अपने एग्जिस्टेंस, अपने वजूद को लोगों को साबित करना है, इसलिए वो हमेशा वहां पर एंटी इंडिया राग चलाता रहता है। बिल्कुल यही उनकी हरकत है जो उनको भारी पड़ती है हर बार, बावजूद इसकी वो बाज नहीं आते हैं। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से अब बेजार हो चुके हैं ये लोग, अब फूट फूट कर रो रहे हैं मिलिटेंटों के मारे जाने पर, अपने लोगों के मारे जाने पर, जिन्हें ट्रेनिंग दे करके बरगला के इनका ब्रेन वॉश करके हिंदुस्तान भेजते हैं खून खराबे के लिए। लेकिन हिजबुल की अगर हम बात करें, ब्रिगेडियर साहब अगर आप लाइन पर हैं, हिजबुल को अगर हम देखें और उसका काम करने का तरीका देखें तो ये तंजीम क्या फिर एक और नए मिलिटेंट के साथ, एक नए मिलिटेंट सरगना के साथ ऑपरेट कर पाएगी, या अब इनके हौसले पस्त हो गए? देखिए, जहाँ तक हिजबुल मुजाहिदीन का सवाल है, हिजबुल मुजाहिदीन पहले से एक काफी कसर में हो चुकी है, और बुरहान वानी के मरने के बाद भी 2 बार हो गए, जाकिर मूसा हो गया था और एक गुट हो गया था जिसमें रियाज मैकू रहा, और धीरे धीरे आपस में इनके बीच और एलजी की लश्कर तैयबा के बीच में फूट पड़ी हुई है, इनके भी इंटरग्रुप ट्राइब्यूनल चल रही है। अब कमांडरों की कमी है, सिर्फ एक सैफुल्लाह अमीर रह गया है। तो पाकिस्तान लोकल नौजवान जो है वो भी इतना ज्यादा अभी दहशतगर्दी की तरफ का झुकाव नहीं है। साथ में पाकिस्तान ने एक नया वहां पे दहशतगर्द ग्रुप रेजिस्टेंस फ्रंट नाम से, TRF नाम से खड़ा किया है, जिसको कि लश्कर तैयबा देख रही है। तो इन सब हालात को देखते हुए लग रहा है कि धीरे धीरे हिजबुल मुजाहिदीन की जो साख थी कश्मीर के अंदर वो कम होती जाएगी। जी बिल्कुल। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जी सलाम पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर सैयद सलाहुद्दीन ने माना है कि कश्मीर में जो उनकी मुबैना लड़ाई है वो बहुत कमज़ोर हो गई है, फ़ौज हिंदुस्तान की भारी उन पर पड़ रही है और उनके सारे हरबे फेल होते रहे हैं और बड़े पैमाने पर उनके दहशतगर्द जो उन्होंने भेजे थे मारे गए हैं। जिस तरह से कश्मीरी नौजवान को अब हिंदुस्तान भी नए तरीके से उनको मुख्य धारा से जोड़ रहा है, उनको जिस तरह से कश्मीर के लिए और भी आगे काम किए जाने हैं। कोरोना काल ये बीच में आ गया, वरना कश्मीर के नौजवानों के लिए बहुत काम किया जाना था ताकि वो इस तरफ सोचे भी ना और हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ें। इसके लिए बहुत काम किया जा रहा है और इसका असर भी दिखने लगा है। बिल्कुल, बड़े अफसोस की बात है कि जो उम्मीद की किरण कश्मीरी नौजवानों में जागी थी 31 अक्टूबर के बाद, वो कोरोना के कारण उसको थोड़ी फीकी पड़ गई है। और हमें इस बात का संज्ञान भी लेना पड़ेगा और हमें इस बात का ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कहीं इसका फायदा पाकिस्तान ना उठा जाए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। अगर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है तो फ्रस्ट्रेशन का फायदा दुश्मन ना उठाए। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ काम करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ मैं कहूँगा कि सोच करनी पड़ेगी और कुछ हो सकता है पैकेज ही अनाउंस करना पड़े नौजवानों के लिए, ताकि उनको ये लगे कि सरकार बिल्कुल जो कह रही थी उसमें सीरियस है और वो सिर्फ एक नारेबाजी या जुमलाबाजी नहीं थी। जी, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब इस पूरी बातचीत के लिए। आपका